तो चलिए आज बात करते हैं दक्षिण एशिया की एक ऐसी लोक कथा की जो सच में रोंगटे खड़े कर देती है। ये कहानी शुरू होती है एक तूफानी रात से और खत्म होती है एक ऐसी भूख पर जिसे समझ पाना आप कह सकते हैं नामुमकिन है। और कहानी की शुरुआत होती है एक चेतावनी से। हाँ, तो ये सब शुरू हुआ एक चेतावनी से। सोचिए, एक जोरदार तूफानी रात है। कोलकाता का एक परिवार नदी के किनारे बने अपने नए एकदम सुनसान सरकारी बंगले पर पहुंचा है। लेकिन उनका स्वागत करने वाला जो केयरटेकर है, भुवन, वो थोड़ा हिचकिचा रहा है। जरा माहौल को समझिए, एक भयंकर तूफान चल रहा है। एक नए सिविल सर्वेंट हैं तपन, जो अपने परिवार के साथ उस सुनसान जगह पर पहुंचते हैं। और उनका स्वागत कौन करता है? 58 साल का एक केयरटेकर भुवन, जो कुछ घबराया हुआ सा है। मतलब शुरू से ही माहौल में कुछ तो गड़बड़ थी। और यहीं पर भुवन का बर्ताव और भी अजीब हो जाता है। वो गाड़ी में बैठने से साफ मना कर देता है। कहता है कि गांव वाले अंधेरा होने के बाद नदी पार नहीं करते। अब ये परिवार के लिए आप कह सकते हैं पहली चेतावनी थी, पहला रहस्य। तो परिवार गाड़ी से आगे बढ़ता है और वो हैरान रह जाते हैं। उन्हें भुवन नदी के किनारे पैदल चलता हुआ दिखाई देता है। लेकिन मजे की बात यह है कि कुछ ही देर में जब वो बंगले पर पहुंचते हैं तो भुवन पहले से ही वहां मौजूद है। अब सोचिए, ये कैसे हो सकता है? ये तो नामुमकिन सा लगता है। और जब तपन उससे पूछता है तो भुवन साफ इनकार कर देता है। कहता है, मैं तो उस रास्ते से आया ही नहीं, मैं तो पीछे के रास्ते से आया हूं। तो सवाल यह है कि फिर परिवार ने नदी के किनारे किसे देखा था या क्या देखा था? यहां से रहस्य और भी गहरा हो जाता है। खैर, वो रात तो जैसे तैसे गुजर गई, लेकिन अगली सुबह सुबह अपने साथ एक ऐसा सबूत लेकर आई जिसे नजरअंदाज करना नामुमकिन था। और ये निशान किसी के नदी की तरफ जाने के नहीं थे। नहीं, ये निशान थे नदी से घर की तरफ आने के। मतलब कोई या कुछ रात के अंधेरे में नदी से निकलकर बंगले तक आया था। पर असली खौफनाक बात तो कुछ और ही थी। जब भुवन ने उन निशानों को देखा तो उसके चेहरे का रंग ही उड़ गया। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो निशान उल्टे थे। अब देखिए, भुवन के लिए ये कोई पहेली नहीं थी, ये एक भयानक कन्फर्मेशन था। क्योंकि वहां की लोक कथाओं के हिसाब से उल्टे पांव का सिर्फ एक ही मतलब होता है कि घर में एक बुरी आत्मा दाखिल हो चुकी है। तो घर में जो बुरी आत्मा आई थी, वो अब अपना पहला शिकार ढूंढ रही थी और उसकी नजर परिवार की 16 साल की बेटी सुगंधा पर पड़ी। एक दिन सुगंधा को नदी के किनारे एक लड़की मिलती है और वो लड़की बेहद खूबसूरत है। उसकी आंखें बड़ी बड़ी काजल लगी हुई, जिनमें एक अजीब सा खिंचाव था। चेहरा इतना मासूम कि कोई शक ही नहीं कर सकता था। बातें हो ही रही थीं कि अचानक वो लड़की एक बहुत ही अजीब सी परेशान करने वाली मांग करती है। उसकी आवाज में एक अजीब सी भूख थी और बस वो एक पल में ही वो पूरी शांति खौफ में बदल गई। जैसे ही सुगंधा की बहन उसे आवाज देती है और वो एक पल के लिए पीछे मुड़ती है, वो लड़की गायब, जैसे हवा में खुल गई हो। अब तो ये बिल्कुल साफ था कि वो कोई आम इंसान नहीं थी। वो लड़की तो चली गई, लेकिन उसकी भूख वो पीछे रह गई। और उसी शाम जब सुगंधा बाजार से घर लौट रही थी, तब उसका सामना हुआ उस भूख के असली भयानक रूप से। सुगंधा घर लौट रही है और रास्ता अचानक भयानक होने लगता है। हवा में सड़ी हुई मछली की तेज गंध फैल जाती है। उसे महसूस होता है कि कोई परछाई उसके साथ साथ चल रही है। और फिर अचानक एक पेड़ की डाली टूटकर ठीक उसके रास्ते में गिरती है। वो अकेली नहीं थी, कोई उसके पीछे था। और फिर एक फुसफुसाहट उसके कानों में गूंजती है, मुझे मछली दो। डर के मारे सुगंधा अपनी चाल और तेज कर देती है। कुछ ही पलों बाद वही आवाज फिर से आती है, लेकिन इस बार उसमें गुस्सा है और एक अजीब सी भूख भी। आवाज कहती है, तुम मुझे मछली नहीं दोगी? इस बार आवाज इतनी खौफनाक थी कि सुगंधा का दिमाग सुन्न हो गया और वो बस घबराहट में घर की तरफ भागने लगी। सुगंधा जैसे तैसे घर पहुंचती है। वो सबको बताती है कि क्या हुआ। परिवार सोचता है कि ये सब भुवन की बातों का असर है और उसे शांत करा देता है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। असली खौफ तो अभी बाकी था। देर रात रसोई से कुछ आवाजें आने लगती हैं।
जब सुगंधा की माँ उस आवाज की तरफ जाती है तो वो जो देखती है वो किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी था। क्या था वो? रसोई के अंधेरे में सुगंधा जमीन पर बैठी है और कच्ची मछली खा रही है। उसका चेहरा, उसके कपड़े सब खून से सने हुए हैं। और जब उसकी माँ उसे रोकने की कोशिश करती है तो सुगंधा एक बिल्कुल अनजानी आवाज में बोलती है, अब मैं उसके साथ रहूंगी। तो कौन है वो? और सुगंधा का असल में क्या हुआ? क्या उस आत्मा ने उस पर कब्जा कर लिया या फिर वो खुद उस आत्मा का एक हिस्सा बन गई है? ये कहानी हमें इन्हीं सवालों के साथ छोड़ जाती है। ये एक झलक है दक्षिण एशिया की लोक कथाओं के गहरे और बहुत ही अंधेरे कोनों की।